हाँ जी, आज हमारा टॉपिक जो है ना वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जी क्या नॉन मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है जी, सॉरी मेटल के बारे में, मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है ना वो इसकी हमारे पास जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, मेटल की जो है ना वो केमिकल प्रॉपर्टी। पहली इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है जी, दे ईज़िली लूज़ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी के साथ लूज़ कर देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाता है तो इसके ऊपर, अब देखो हमने पढ़ा था यूनिट नंबर 1 के अंदर कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, यानी या पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, तो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास जो है ना वो ये है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी के साथ लूज़ कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के बाद ये पॉजिटिव आयन जो है ना वो बना देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें जी, हमारे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 11। ठीक है, इट्स मीन कि इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है ना, अब देखो 2 तो पहले में हो गए। ठीक है, 2 पहले में हो गए यहाँ पे। ठीक है, 8 जो है ना वो हमारे पास दूसरे शेल के अंदर जो है ना वो हो गए। ठीक है, और 8 और 2 10, और पीछे हमारे पास जो है ना वो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या, अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? बड़ी जल्दी के साथ, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये क्या हो जाएगा? ये शेल ख़त्म हो जाएगा और वो अपने दूसरे शेल के ऊपर आ जाएगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। जब ये अपने आप को स्टेबल करेगा, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? ये वाला हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है ना ये इसने गेन कर लिया है। ठीक है जी, दूसरा हमारे पास ये वाला है, दे रेडिली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ये वाले जो है ना ये ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेज़ी के साथ मिलकर जो है ना वो बेसिक ऑक्साइड जो है ना वो बनाते हैं। सोडियम है, ऑक्सीजन है, ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा? सोडियम ऑक्साइड जो है ना ये वाला मतलब हमारे पास जो बन जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है, दे यूजुअली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। ये आमतौर पर जो है ना आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं किसके साथ? नॉन मेटल के साथ। कि मेटल जब भी, ज़्यादातर जो मेटल मतलब हैं आमतौर पर मेटल नॉन मेटल के साथ मिलकर जो है ना वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये एग्जांपल देखें जी, हमारे पास जो है ना सोडियम मेटल है और क्लोरीन हमारे पास जो है ना वो नॉन मेटल है। ठीक है, सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, और इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये वाला जी हमारे पास जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये वाला इसके अंदर 7 है और इसके अंदर जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये देखें कि ये वाला हमारे पास जो सोडियम है ये वाला हमारे पास मेटल है, क्लोरीन हमारे पास नॉन मेटल है। तो यही हमने पढ़ा है, दे यूजुअली फॉर्म आयोनिक कंपाउंड विद नॉन मेटल, के नॉन मेटल के साथ मिलकर मेटल जो है ना जो कंपाउंड बनाते हैं वो आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में स्टेबल हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया तो दोनों मिलकर क्या बनेंगे जी? सोडियम क्लोराइड, और ये वाला हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है, दे है मेटेलिक बॉन्डिंग, कि ये वाले जो है ना वो मेटेलिक बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या जी? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है ना वो वाला हमारे पास क्या होती है? ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है ना ये वाली हमारे पास क्या होती है। ठीक है जी, तो मेटल जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास मेटल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को, मेटल्स जो होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना ही उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कहलाती है। जो मेटल जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, हम इसकी एग्जांपल अगेन जो है ना वो सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये वाला देखें, सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसके वैलेंस शेल के अंदर जो है ना वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब इसने ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ कर देना। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा
तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है ना इसके ऊपर, यानी एक आयन बन जाएगा। ठीक है, अब सोडियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है तो सोडियम की क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है ना वो हमारे पास क्या है, 1 है। और जो मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 2 वाला जो है ना वो इसकी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जो है ना वो सोडियम से ज़्यादा होगी। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि ये वाला हमारे पास जो है कि जी जो जितने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ किए जाते हैं उतना ही वही उसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। इट्स मीन कि 1-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसकी वैलेंसी जो है ना वो भी हमारे पास 1 ही होगी। ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास मतलब इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ये वाला देखें जी सोडियम है और ये इसने क्या किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ किया है। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाता है तो एरो की राइट साइड पे लिखा जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो एरो के लेफ़्ट साइड पे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 1 इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया और ये वाला क्लोरीन आयन जो है ना ये वाला हमारे पास बन गया। ठीक है, तो मतलब ये वाला तो इसमें नहीं था, ये वाला हमारे पास टॉपिक है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारे पास जो है ना वो क्या होती है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी मीन कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी, तो जितने कोई इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लूज़ करेगा उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को कम जो है ना वो लूज़ करेगा तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी उतनी ही कम होगी। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। ये हमने सोडियम की एग्जांपल ली है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसकी वैलेंसी क्या है जी, +1 होगी, यानी पॉजिटिव 1 होगी। ठीक है, क्लोरीन ने यहाँ पे देखो कि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, क्लोरीन की वैलेंसी जो है ना वो हमारे पास हो जाएगी -1। ठीक है, तो वैलेंसी का तल्लुक भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जो है ना इसके साथ ही होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के साथ। ठीक है जी, ये वाला आज का हमारा टॉपिक था। सुबह हम इसके जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे कि ये वाला जो है ना वो ग्रुप और पीरियड में इसका जो है ना वो ट्रेंड क्या होता है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स माइटोसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। आपका जो टॉपिक है वो चूँकि जो आपका जो चैप्टर है वो है सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में 2 तरह की डिवीजन्स हमने देखी हैं, एक माइटोसिस और दूसरी मियोसिस। माइटोसिस को डिटेल से पढ़ लिया था, मियोसिस का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर दिया था। आज हम लोग मियोसिस का प्रोफेज स्टार्ट करेंगे, और आपको मैंने बताया था कि मियोसिस के अंदर 2 तरह की मियोसिस होती हैं, एक मियोसिस 1 और दूसरी मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर 4 उसके फेजेस आएंगे कैरियोकाइनेसिस के अंदर, जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है उसके अंदर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्योंकि ये मियोसिस 1 है तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, इसी तरह से जब हम लोग मियोसिस 2 पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, इस तरह से 4 उसके स्टेप्स पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो स्टूडेंट्स मियोसिस 1 है इसमें जो पहला फेज़ प्रोफेज 1 है, ये मियोसिस सारी जो मियोसिस है उसके अंदर सबसे लंबा और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ है। आपको पता है कि मियोसिस जो है ये इन्वॉल्व है जेनेटिक वेरिएशन के अंदर, कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो जीन्स के अंदर या कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं वो स्टूडेंट्स मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर होती हैं। ठीक है, ये किस तरह से होती हैं हम ये देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रोफेज जो 1 है इट इज़ द लार्जेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। ये मियोसिस का सबसे लंबा फेज़ है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। क्रोमाटिन जो है वो इसके अंदर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। आपको पता है कि जब सेल ने डिवाइड करना होता है, ये डिवीजन से पहले सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द डीएनए एंड प्रोटीन। जो डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है, वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उस टाइम क्रोमाटिन कहलाता है। और जैसे ही सेल जो है वो ऑन सेट ऑफ प्रोफेज में जाता है, प्रोफेज के अंदर एंटर होता ही है, तो साथ ही जो है वो क्रोमाटिन खुद को अरेंज करके क्रोमोसोम्स के अंदर चेंज कर लेता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अंदर सेल के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं?
बच्चों जो सेल होता है ना, फॉर एग्जांपल ह्यूमन का सेल है वो डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने खुद को अरेंज किया हुआ है। अब ऐसे आपको पता है कि एक सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो है वो 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं ये पेयर्स की फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ये जो दो सेल्स हैं इन्होंने खुद को डिवाइड करना है, मतलब एक सेल ने खुद को डिवाइड करना है दो सेल्स के अंदर, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 23 हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये जो प्रोफेज है इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम्स जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक जैसे किस तरह से होते हैं कि दोनों जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होंगे, दोनों के अंदर जो जीन्स का सीक्वेंस है, ठीक है, आपको पता है कि क्रोमोसोम्स चूँकि डीएनए के और, ठीक है, डीएनए के बने होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है इसको अगर हम लोग देखें, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से डीएनए। अब इसका इतना सा जो सेक्शन है ये क्या है? ये जीन है। ये कौन सा जीन है? फॉर एग्जांपल इट इज़ अ जीन फॉर द आई कलर, ठीक है, आई कलर एक्सप्रेशन। अगर ये वाला जीन आई कलर एक्सप्रेशन के लिए है, ठीक है, तो अब ये वाला जीन, ये मैंने दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बनाए हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, मतलब उसके अंदर दो पेयर्स हैं, एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है। अब ये दोनों ये होमोलोगस इसलिए हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। किस तरह से हैं? इनके अंदर जीन्स की लोकेशन सेम है, इनकी लेंथ सेम है, लोकाई सेम है, लोकाई जो है वो नंबर ऑफ़ जीन्स इनके अंदर सेम है और जीन की लोकेशन भी सेम है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनके अंदर एक जैसी होती हैं उन क्रोमोसोम्स को होमोलोगस कहते हैं। होमोलोगी मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है, तो ये दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे के जो है वो बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। तो अब कहते हैं कि सेल के अंदर जो है ना वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम्स जिनकी लेंथ एक जैसी है, जिनके अंदर नंबर ऑफ़ जीन एक जैसा है, जिनके अंदर पोजीशन ऑफ जीन एक जैसी है, ठीक है, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जो है बाय प्रोसेस कॉल्ड सिनेप्सिस, एक ऐसा अमल जो कि सिनेप्सिस कहलाता है। उसमें क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या? ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ये बाइवेलेंट है। कहता है कि हर जो पेयर है क्रोमोसोम्स का इसमें ये बाइवेलेंट होगा और इसलिए इस एक पेयर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का है उसके अंदर 4 क्रोमाटिड्स होते हैं और 4 क्रोमाटिड्स होने की वजह से इसको टेट्रिड्स कहते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, मैं रेड मार्कर के साथ आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इतना यहाँ तक ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, इस तरह से ये तीसरा क्रोमोसोम है और ये चौथा। अब ये दो क्रोमोसोम्स मिलके इन्होंने एक पेयर बना दिया है, ये दो क्रोमोसोम्स मिलके इन्होंने एक पेयर बना दिया है। अब इनके अंदर 4 जो है वो क्या है? इसके अंदर 4 जो है वो क्रोमाटिड्स हैं। एक ये क्रोमाटिड है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब मैंने ये नंबरिंग कर दी, 4 जो है वो क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। 4 क्रोमाटिड्स होने की वजह से इसको टेट्रिड कहते हैं, ठीक है, टेट्रिड कहते हैं। और ये चूँकि दो पेयर हैं क्रोमोसोम्स के एक टेट्रिड के अंदर, इसलिए इसको बाइवेलेंट भी कहते हैं। ये सारे का सारा जो है ना यहाँ तक ये बाइवेलेंट भी कहलाता है। बाइवेलेंट क्या है? इसके अंदर 4 टेट्रिड्स हैं और 2 पेयर हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। अब आपने इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना है कि एक ये क्रोमोसोम है, दूसरा ये, एक पेयर ये है, एक ये क्रोमोसोम, दूसरा ये, एक पेयर ये है। और इन चारों क्रोमोसोम्स के अंदर जो कि 2 पेयर्स बना रहे हैं बेसिकली, ठीक है, 2 पेयर्स बाइवेलेंट हो गए। चारों क्रोमोसोम्स के अंदर 4 जो हैं वो इसके क्रोमाटिड्स हैं। 4 क्रोमाटिड्स होने की वजह से इसको टेट्रिड बोलते हैं। टेट्रिड मतलब 4 के लिए आपको पता वर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा, आप कहते हैं कि टू जो आप देखें स्टूडेंट्स, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, इसके जो क्रोमाटिड्स हैं ये आपस में, फॉर एग्जांपल ये दोनों जो है इसके जो क्रोमाटिड्स हैं आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। सिस्टर क्रोमाटिड्स क्यों हैं? क्योंकि एक ही पेयर के जो है वो नेबरिंग क्रोमाटिड्स हैं, इसलिए इनको सिस्टर क्रोमाटिड्स कहा जाता है। अब ये दोनों सिस्टर हैं। अब ये एक इस पेयर का एक क्रोमाटिड ले लें और एक इस पेयर का क्रोमाटिड ले लें, ये आपस में इनका जो रिलेशन है वो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है, मतलब ये एक दूसरे के नेबरिंग इमीडिएट नेबर नहीं है, इसलिए इनको नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर कहेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है, एक ही पेयर के जो क्रोमाटिड्स हैं वो आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और 2 अलग पेयर्स के जो क्रोमाटिड्स हैं जैसे ये दोनों हैं ये आपस में नॉन सिस्टर
क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस पेयर हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोफेज 1 के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर इस तरह से होती है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयर है ये आपस में इंटरमिंगल करेंगे और इनके जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज होंगे। जैसे ये देखें, ये आपस में इंटरमिंगल करेंगे, ठीक है। ये जो इसका क्रोमाटिड है ये इसके साथ आके अटैच होगा, तो अटैच होने के बाद फर्दर डेवलपमेंट ये होगी कि ये अपना एक सेगमेंट इसको दे देगा और ये अपना एक सेगमेंट इसको दे देगा, ठीक है। ये देखें ज़रा, ये मैंने रेड कलर का बनाया है, ये जो ब्लू कलर का इतना मैं आपको सेगमेंट दिखा रही हूँ क्रोमाटिड का, ये इस क्रोमाटिड का इसके अंदर चला गया और इसका इसके अंदर चला गया। ये होगी यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, और इस एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट ये क्रॉसिंग ओवर होगी, इसके बाद जो है वो आप कहें कि इसके जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हो गए हैं, और इसके बाद जो है वो जैसे ये सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये दोबारा अपनी उसी हालत में चले जाते हैं, टेट्रेड वाली पोजीशन में, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे थे, अब प्रोफेज यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या होना होता है प्रोफेज में ये होता है कि इसका न्यूक्लियोलाइज जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। आपको पता है कि सेल के सेंटर में जो है वो, फॉर एग्जांपल ये मैं अगर सेल यहाँ पे बनाती हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या थे, क्रोमोसोम से आपने देख लिया क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर होगी। अब यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोलाई है, क्या है, न्यूक्लियोलस कह लेते हैं सिंगुलर चूँकि है, तो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस जो है ये अब डिसअपीयर हो जाएगा, फर्दर इसमें डेवलपमेंट होगी, तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है यहाँ इसका, ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, लाइक ये भी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अलावा जो इसके अंदर स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सेंट्रोमेयर के अंदर से गुजरेंगे। आपको पता है कि वो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होंगे। ये पीछे हम लोगों ने माइटोसिस में बड़ी डिटेल से पढ़ा था, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स। जो इसके अंदर नहीं गुजरेंगे वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होंगे। नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स दोनों पोल्स से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इसके अंदर से सेंट्रोमेयर के अंदर से गुजर के क्रोमोसोम्स को सीधा अलाइन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो दो काइनेटोकोर। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और डिफरेंस आपने यहाँ पे याद रखना है कि हमने माइटोसिस में देखा था कि जो दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर जो दो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो चूँकि क्रोमोसोम्स पाए ही पेयर्स के अंदर जा रहे हैं, तो वो दो जो एक पूरा जो पेयर है क्रोमोसोम्स का उसके अंदर से गुजरेंगे। ये एक डिफरेंस आपने माइटोसिस और मियोसिस का याद रखना है कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो उसकी वजह से जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दो पेयर्स के सेंटर में से गुजरेंगे, ठीक है। और लेकिन जो माइटोसिस में हमने देखा था वो एक ही क्रोमोसोम के सेंटर के अंदर से गुजरेंगे। यहाँ आप ये कह लें कि एक पेयर के अंदर से गुजरेंगे यहाँ पे, और जहाँ पे माइटोसिस के अंदर एक ही पेयर का मतलब दो क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए, तो माइटोसिस के अंदर एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के अंदर से काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स पास होंगे। ये आपने डिफरेंस याद रखना स्टूडेंट्स, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इसको अच्छे तरीके से समझें, लेक्चर को बार बार सुनें और साथ साथ बुक के ऊपर मार्क करें, और डायग्राम जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोग लें। तो इसको आपने याद करना है। इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, इसके अलावा इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर, व्हाट डू यू मीन बाय द बाइवेलेंट, व्हाट डू यू मीन बाय द टेट्रेड, ठीक है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं शॉर्ट, और बाकी जो हैं वो लॉन्ग आते हैं। और इसके अलावा जो है वो एक डिफरेंस भी आपने माइटोसिस और मियोसिस का पढ़ा, वो भी आपने याद रखना है। तो इंशाल्लाह कल जो है वो हम लोग अगला इसका पढ़ेंगे, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।